हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 3 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, हमारी टीम ने थोड़ा सा वर्क किया है एंड कोशिश करें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे इवॉल्व करने की जहां पर जैसे यूपीएससी पूछता है ना कि कितने करेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इन्हीं सभी टॉपिक्स का आज हम डिस्कस भी करेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं और इंप्रूवमेंट करवाऊंगा टीम से डिस्कशन करके आज फिर से, ठीक है ना। थोड़ा और हम इसको और एलेबोरेट करेंगे, बट डोंट वरी, एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर आने वाले सेशंस में और हम इनको इम्प्रूव करते रहेंगे। नीचे मुझे कमेंट से आप इनका आंसर बताना। इसके साथ में ही देखो, जो हमारे मैंने आपको बोला था इकोनॉमी वीकली हो गया, ठीक है, और सी सेट हम जो थोड़ा वीकली बेसिस पे डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको कल संडे को यानी कि आपको वो मिल जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, इनको भी हम आप डिस्कस करेंगे कल, इकोनॉमी वीकली और सी सेट वीकली। तो मेक श्योर आप उनको भी फॉलो कीजिए, राइट। बाकी सी सेट के क्वेश्चंस का आंसर मैं अभी नीचे बताऊंगा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें डिस्कस करनी है आज, दैट इज S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अब देखने में सर बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बहुत बड़ा सा लग रहा है। देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि जैसे आपकी एक कंपनी होती है, ठीक है, उसी तरह से है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। हम समझते हैं कि आखिर ये PMI क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मान लो मैं ये देखना चाहता हूँ कि फ्यूचर में ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी रहने वाली है। कहने का मतलब क्या, एक कोई कंपनी है, मान लो उस कंपनी के आने वाले टाइम में ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, कितने आएंगे, कैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर उसकी कंपनी बेहतर परफॉर्म करेगी? क्या हम एक्सपेंशन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया, फ्यूचर में तो मंदी आने वाली है, कोई हमारा सामान खरीद ही नहीं रहा, कोई ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर क्या होता है ना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमें एक आइडिया देता है कि आने वाले टाइम्स के अंदर वो चीज कैसा परफॉर्म करने वाली है। अब यहाँ पर क्योंकि वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, तो हम बात करेंगे किसकी, कि मैन्युफैक्चरिंग कैसी रहने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। एक तरह से किसी भी बिजनेस की करंट कंडीशन तो बताता ही बताता है, साथ में ही ये फ्यूचर भी बताता है कि आने वाले टाइम कैसा रह सकता है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम सर इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो ग्लोबल, मतलब S&P ग्लोबल का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI है, वो बढ़ गया है, वो हाईएस्ट जा चुका है, 31 महीने का हाई 58.7। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 58.7 का मीनिंग क्या है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, एक ना यहाँ पे लेवल होता है 50 का। अगर लेवल है 50 का, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो आज हालत है ना, फ्यूचर में भी हालत वैसी ही रहने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब कि ना एक्सपैंड होगी वो कंपनी, या फिर जो बिजनेसेस की बात कर रहे हैं ओवरऑल बिजनेसेस की, वो ना सेक्टर एक्सपैंड होगा, ना ही वो सेक्टर नीचे जाएगा, वो उतना ही रहेगा जैसा प्रीवियस मंथ था, पिछले महीने जैसा था, फ्यूचर में वैसा ही रहेगा। अगर ये नंबर 50 से ज्यादा होता रहता है, तो ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा भैया एक्सपेंशन। ठीक है, वो पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है ना, यानी कि इसका मतलब होगा कि आने वाले टाइम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपैंड करेगा। अगर ये नंबर होता है 50 से कम सर, तो इसका मतलब है आने वाले टाइम में सिचुएशन थोड़ी खराब है, ये एक्सपेक्ट करता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये नंबर इस तरह से होते हैं, 50 मतलब नो चेंज, ग्रेटर देन 50 मतलब एक्सपेंशन, लेस देन 50 कॉन्ट्रैक्शन। अभी सर क्या हुआ इंडिया के केस में? अभी इंडिया के केस में ये नंबर आ गया 58.7। तो सर एक बात तो पता लगी कि बात हो रही है यहाँ पे एक्सपेंशन की। क्यों? क्योंकि 50 से नंबर ज्यादा है। अब आप लोग पूछोगे सर कि ऐसा क्या हो गया कि ये नंबर इतना बढ़ गया, एक्सपेंड कैसे हम कर रहे हैं? देखो, इसका पीछे का कारण जो मेजरली है ना, दैट इज की डिमांड बढ़ी है। सर डिमांड बढ़ी है, पर डिमांड क्यों बढ़ी है? डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप नोटिस करो कि दूसरे कंट्रीज के अंदर ना जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं उनके रिगार्डिंग ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। जो फैक्ट्री ऑर्डर्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से दूसरी कंट्रीज के अंदर डिमांड बढ़ रही है, हमारी जो सेल्स है दूसरी कंट्री के अंदर वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। इवन डोमेस्टिकली भी बढ़ी है, पर इंटरनेशनली भी उनका इंक्रीज देखने को मिला है। तो इस तरह से आप दोस्त नोटिस कर सकते हो कि इंडिया में ये PMI का जो नंबर था मैन्युफैक्चरिंग PMI का, ये बढ़ गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो। बाकी साथ में ना इनपुट कॉस्ट, मतलब जैसे बनाने के जो वस्तुएं के सामान होता है, जो रॉ मटेरियल एक तरह से कह लो, उसमें इंक्रीज आया है, एंड कहीं ना कहीं फिर अकॉर्डिंगली उसको सेल भी हायर रेट्स पे किया जा रहा है। तो डेफिनेटली डिमांड वगैरह की वजह से ही ये PMI हमें इंक्रीज किया हुआ देखने को मिला है। बाकी बता ही दिया, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में आपको PMI बताता है। किसी जगह पे अच्छा ना आपको IHS मार्केट करके भी देखने को मिल जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज करता है। दरअसल में है क्या ना, जो IHS मार्केट है ये S&P का ही पार्ट है। समझ आया बात? ये S&P का ही पार्ट है IHS मार्केट। तो अगर आपको IHS मार्केट मिले ना
MCQs के अंदर कि इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वो भी बात ठीक है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी होता क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का होता है, सेम यही चीज आपकी सर्विसेज के लिए भी होती है। ऐसे PMI आता है, फिर उनको कंबाइन कर दिया जाता है, तो कंबाइन PMI भी हमें देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मंथली मंथली हमें रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है। बाकी आप नोटिस करो, ये क्या होता है, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ये आने वाले टाइम के बताएगा। ठीक है ना, मान लो आपने अभी जैसे हर महीने की स्टार्टिंग का हुआ, अब जैसे अब जून महीने की स्टार्टिंग हुई है, अब जून महीने में क्या होने वाला है उसके बारे में ये बता रहा है कि आने वाले टाइम्स के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, लीडिंग इंडिकेटर। दोनों के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, सर्विसेज के लिए। ये तो हम समझ ही गए हैं। 5 मेजर सर्वे एरियाज होते हैं। कौन से, कि नए ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, इन्वेंट्री का लेवल कैसा है, कितने सप्लाई प्रोडक्शन है, कितने सप्लाई डिलीवरीज है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, इन अलग अलग चीजों के बेसिस के ऊपर सर्वे ये किया जाता है। बाकी नंबर का मीनिंग क्या होता है ये तो हम समझ गए। जैसे जैसे PMI बढ़ता रहता है वो एक अच्छा साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक मार्केट सेंटिमेंट यहाँ से हमें पता लग जाता है। तो ये था PMI के बारे में। अगले टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये पीरियोडिक टेबल क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको बताता हूँ। हमारी जो NCERT है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये समय समय के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ये कर रहे हैं रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज। कहने का मीनिंग क्या, कई बार क्या होता है ना, मान लो एक चैप्टर 9th की बुक में है, आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत देखा होगा कि एक चैप्टर 9th की बुक में है, फिर वो सेम चैप्टर कहीं ना कहीं 11th की बुक में रिपीट हो जाता है। इस तरह से मतलब आप नोटिस करते हो। ज्योग्राफी में भी होता है कि रेपिटेशन बहुत है। फिजिकल ज्योग्राफी पहले किसी और क्लास में है, फिर बाद में और क्लासेस में आती रहती है। तो इस तरह से ना ऐसा हमें क्या होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा हमारा बढ़ गया था। तो NCERT की कोशिश है कि इस चीजों को हम रैशनलाइज करें। एंड इसी वजह से उन्होंने क्या किया है ना, जो पीरियोडिक टेबल था, हाँ जी बिल्कुल, जिसकी आपको याद आती होगी, बहुत आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर रट्टे मारे होंगे इनको याद करने के अंदर कैसे कैसे करते हैं। तो इसको हटा दिया गया है फ्रॉम क्लास 10th साइंस। ठीक है, 10th की बुक में अब आपको ये पीरियोडिक टेबल नहीं देखने को मिलेगा। अब देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ क्लास 11वीं की बुक में। पहले क्या होता था, 10th बुक में भी था, 11th की बुक में भी आपको देखने को मिल जाता था। अब 10th की बुक में भी नहीं रहेगा, 11th की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ ही लेते हैं सर। वैसे तो हमने सोचा था कि सर केमिस्ट्री छोड़ दी बहुत साल पहले, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो कि इसके इन्वेंटर कौन है। इसके इन्वेंटर माना जाता है मेंडलीव को। ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल उनके द्वारा इन्वेंट किया गया। उन्होंने अपना वर्जन प्रेजेंट किया था कब, 1869 के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर ना आपको शायद इमेज में दिख नहीं रहा होगा, दो चीजें होती हैं। एक होते हैं आपका ग्रुप और एक होता है आपका पीरियड। ठीक है सर, ये ग्रुप और ये पीरियड क्या है, देखो ये देखो आपको ग्रुप्स ना टोटल 18 देखने को मिलेंगे। दरअसल में है नहीं, ये आपका पहला ग्रुप जैसे हो गया हीलियम लिथियम, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम, ये वाला पहला ग्रुप, फिर ये दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा, चौथा। ठीक है ना, इस तरह से ये सारे, जैसे आखिरी में आपको देखने को मिलेगा ये 18th ग्रुप हो गया, जो इनर्ट गैसेस का होता है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये वाला। और ये आपका 17th ग्रुप हो गया, ये 16th ग्रुप हो गया, ये 15th ग्रुप हो गया। तो ये सारे इस तरह से ये ग्रुप्स हैं। तो टोटल कितने ग्रुप्स है सर, टोटल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे 18। उसी तरह से हमारे पास क्या है, उसी तरह से हमारे पास पीरियड्स हैं। सर पीरियड्स क्या होते हैं, ये ऐसे, ये जो रोज की बात कर रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये पीरियड 1 के हैं। फिर लिथियम हो गया, ये बाकी सारे आपको पीरियड 2, फिर पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6, 7, इस तरह से आपको ये पीरियड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज द पीरियड एंड ग्रुप की इस तरह से बोला जाता है। बाकी मेंडलीव के बारे में तो हमने जान ही लिया। आज के टाइम पर जो जिसको मैनेज करता है ना, दैट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब दो तीन चीजें इसमें नोटिस करो। पहली बात तो सर कि यहाँ पर सबसे कम अटोमिक नंबर किसका है, तो बहुत ही आंसर सिंपल है, आप जानते होंगे हाइड्रोजन का सबसे कम अटोमिक नंबर है। और सर अटोमिक वेट किसका कम है, तो अटोमिक वेट भी भैया हाइड्रोजन का ही है। आप जानते होंगे ना अटोमिक नंबर के, अटोमिक वेट के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन के साथ साथ आपके न्यूट्रॉन भी देखने को मिल जाते हैं। तो हाइड्रोजन का तो अटोमिक नंबर भी 1 है, मास भी 1 ही है इसका। ठीक है ना, तो सबसे लोएस्ट अटोमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का, अटोमिक मास भी उसका ही कम है। एक और चीज सर, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, तो देखो ये है आपका 118 ओजी। ओजी क्या होता है सर, ओजी है ओगेंसन। ठीक है ना, राइट। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इसका देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि सर एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है, तो भैया वो भी इसी का ही है, ओगेंसन का ही आपको हाईएस्ट वेट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो आप सभी जानते ही होंगे, इसमें तो कुछ बड़ी बात है नहीं।
ठीक है। सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है अगर आप सेम ग्रुप के होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप ग्रुप 18 की बात कर रहे हो ना, तो ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी चीजें, तो ये इनर्ट गैसेस मानी जाती हैं। उसी तरह से जैसे ये सारे हो गए, ठीक है ना, इनकी भी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर होती हैं। तो इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टीज को हम सिमिलर उसमें अरेंज यहाँ पर करते हैं। बाकी इनका मीनिंग तो मैंने बता ही दिया, लोएस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर का भी। एंड टोटल आप नोटिस करोगे केवल दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड हैं एट रूम टेम्परेचर। वो कौन से हैं? वो है आपके मरकरी और वो है आपके ब्रोमीन। तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। पहले जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है, एक्सेप्ट दो, प्रोमीथियम एंड टेक्नीटियम, टेक्नीशियम, जो भी आप इसका प्रोनाउंस करना चाहो। 94 एलिमेंट्स एंड अदर्स आर मैन मेड, सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज और न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। अब सर स्लेवरी तो मतलब हमें पता है, ठीक है, पर ये मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है? देखो स्लेवरी आप देखते होते ना कि पिछले कुछ टाइम, मतलब पिछले पहले होता था हो ऐसे, तो उसकी स्लेव्स बना के उनको बना रखा जाता था। अब आज के टाइम पे तो हमें स्लेव्स नहीं दिखते, पर आज के टाइम पर ना कुछ नए तरीके की स्लेवरी देखने को मिलती है। सर नए तरीके की स्लेवरी का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचने की कोशिश करो, हो सकता है कोई बंधुआ मजदूर आज भी काम कर रहा हो सकता है कोई इंसान से जबरदस्ती शादी करना, ये भी आपको क्या देखने को मिलता है, ये भी मॉडर्न स्लेवरी का ही पार्ट है। उसी तरह से सर्वाइल मैरिजेस का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को शादी में बेच देना, ठीक है, शादी के लिए बेच देना, उसको जबरदस्ती शादी कराना, ठीक है, किसी पे बहुत ज्यादा कर्जा है उस वजह से कुछ उससे कुछ और प्रैक्टिसेस करवाना, ठीक है ना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये सारे आपके किस फॉर्म में आते हैं? स्लेवरी के नए मॉडर्न तरीकों के अंदर आ जाते हैं। तो जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है ना 2023 का, उसने क्या दिखाया है कि जो वर्ल्ड की सबसे 20 रिचेस्ट कंट्री है, वहां पर सबसे ज्यादा मॉडर्न स्लेवरी है। हमें जनरली ये लगेगा ना यार ये गरीब कंट्री है तो यहाँ पर स्लेवरी ज्यादा होगी, पर नहीं, ये जो मॉडर्न स्लेवरी के अलग अलग तरीके हैं, ये रिच कंट्रीज के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इवन जो टॉप की 20 कंट्रीज है, रिचेस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर ही 50% से भी ज्यादा हमें मॉडर्न स्लेवरी के केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 6.5 लोग नियरली 1000 पीपल के मॉडर्न स्लेवरी के अंदर हैं, ठीक है ना, और 56 पीपल नियरली वनरेबल हैं कि ये भी मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट बन पाएंगे, ऐसा फ्यूचर में हमें डाउट है। साथ में अगर आप नोटिस करो, आप सोच रहे होंगे सर इसको रिलीज कौन करता है? देखो ऑस्ट्रेलिया में ना एक फाउंडेशन है जिसका नाम है वॉक फ्री फाउंडेशन, ठीक है, नाम ही देखो क्या है, वॉक फ्री फाउंडेशन। तो ये जो वॉक फ्री फाउंडेशन है, ये इस ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को लेकर आती है। अब यहाँ पर ना इन्होंने इंडिया की भी बात करी है कि जो G20 नेशंस के अगर आप नोटिस करोगे वहां पर बहुत मेजर मतलब ना मॉडर्न स्लेवरी देखने को मिलती है। इंडिया G20 के अंदर इस लिस्ट को टॉप करता है, जहां पर एक मतलब 11 मिलियन से भी ज्यादा लोग वर्क करते हैं एज फोर्स लेबर। उसी तरह से चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की, यूएस, इन पर्टिकुलर कंट्रीज में भी हमें ये देखने को मिल जाता है। पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। पिछले 5 साल में 25% का हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। बाकी कौन इसको लेके आता है वो तो हम अच्छे से समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पर पता क्या होता है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यूज करती है। जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यूज कर लिया, IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का डेटा यूज कर लिया। साथ में ही 3 डायमेंशन होती हैं कि आखिर प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके रिगार्डिंग, और कितना वल्नरेबिलिटी है। इन बेसिस के ऊपर ये इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंडिया नेपाल पैक्ट। देखो इंडिया नेपाल ने बहुत सारे चीजों के ऊपर पैक्ट साइन किए हैं, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इनके रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे नेपाल से ना हाइड्रो पावर जाती है कहाँ तक? बांग्लादेश के अंदर। अब नेपाल से कोई चीज बांग्लादेश जानी है तो बीच में कौन आएगा? इंडिया तो आएगा ही। तो इंडिया भी वहां पे अपना मतलब कि उसका एक्सपोर्ट नेपाल कर पाए बांग्लादेश इंडियन टेरिटरी के थ्रू, तो ये एग्रीमेंट्स हमने यहाँ पे साइन किए हुए हैं। साथ में अगर आप नोटिस करो पावर ट्रेड एग्रीमेंट भी यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, नेपाल से बांग्लादेश के, ठीक है, अप टू 40 मेगावाट ऑफ पावर, तो ये हो गया। उसके साथ में ही अगर आप नोटिस करोगे कि इंडिया अपने इनलैंड वाटरवेज का एक्सेस दे रहा है नेपाल की पॉपुलेशन को, तो नेपाल के साथ हमारे रिश्ते थोड़े बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब पहले बेहतर थे, कुछ जगह पे हमारे डिस्प्यूट्स भी आए थे, ठीक है, बट उसको हम धीरे धीरे इंप्रूव और करते जा रहे हैं। साथ में ही ठीक है हमारा टारगेट है कि एक तरह से इंपोर्ट करवाएं 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल इन द कमिंग ईयर्स। तो ये भी यहाँ पे हमें एग्रीमेंट देखने को मिला है। एक नई पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करी जाएगी फ्रॉम सिलीगुड़ी टू झापा। देखो सिलीगुड़ी कहाँ है? आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। झापा कहाँ है? आपका नेपाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल से नेपाल के अंदर तक यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन करी जाएगी, राइट। और एक MOU साइन हुआ है किसके बीच में? आपका जो NHPC है। सर NHPC क्या है? NHPC आपका नेशनल
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, एनएचपीसी जो लिमिटेड होता है, तो वो एक इंडिया का ही मतलब है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बीच में और उसी तरह से नेपाल की जो वीयूसीएल है, विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, उनके बीच में हुआ है कि एक तरह का हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, दैट इज फुकोत करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसका नाम आप ध्यान में रखोगे। साथ में आप जानते हो अरुण रिवर है जो नेपाल और चाइना के थ्रू फ्लो करती है, तो इसके रिगार्डिंग भी हमारे यहाँ पे बीच में एग्रीमेंट्स देखने को मिल गए हैं। तो ये अलग अलग एग्रीमेंट्स के नाम है, ठीक है। कार्गो ट्रेन एक चलेगी, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंडिया और नेपाल के रिगार्डिंग। इसके साथ में एक ना पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात हुई है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनेगा ऑन महाकाली रिवर, इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। एंड लास्टली एक और चीज, आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे नेपालगंज नेपाल के साइड, और इंडियन साइड पे क्या हो गया, रुपी दिया जो हमें देखने को मिलता है इंडियन साइड में, तो वहां पर ये आईसीपी बनेगा। तो आपका ध्यान समझ आ रहा होगा कि सर आईसीपी क्या है। देखो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पता क्या होते हैं, एक तरह का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, इससे ना कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है। सर वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो जो आईसीपीज होते हैं ना, वहां पर ट्रेड कैसे हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में लोगों का मूवमेंट आसानी से कैसे हो पाए, इनके लिए इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना बीबीआईएन, बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल के बीच में जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, वो उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो वो आईसीपीस के माध्यम से आसानी से हो पाएगा। सर वो कैसे, क्योंकि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यहाँ पे बन चुकी है, तो अगर कुछ भी मूवमेंट होनी है मोटर व्हीकल्स के रिगार्डिंग या कुछ भी इस चीज को रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली वो चीज आसानी से हो पाएगी। तो ये जो मल्टी मॉडल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आईसीपीस के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। तो इंडिया नेपाल पैक्ट उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको ना एक सीसेट का क्वेश्चन दिया था, क्विकली एक बार ना इसको देख लेते कैसे सर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर ही दिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा उसने कि जीरो को कैसे हम राइट करते हैं एज CHUR। कई बार पता क्या होता है, जब हम ऐसे देखते हैं ना, हमें समझ नहीं आता कि यार पता नहीं क्या हो सकता है। तो बेटर ये होगा अगर आपको इनके नंबर्स कुछ आइडिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल Z होता है 26 पे, ठीक है, इनके नंबरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर A1 है, ठीक है, B2 है, उस हिसाब से। तो E होता है 5 के ऊपर, उसी तरह से R आपको देखने को मिलेगा, R आपको 18 पे देखने को मिल जाएगा, O हो जाता है आपका 15 पे, ठीक है, C हो गया आपका 3, ठीक है, H हो गया आपका 8 पे, ठीक है, T हो गया आपका 21 पे, और ये हो गया आपका 18 पे। अब जैसे ही आपने नंबर लिखे ना, आपको कुछ ना कुछ दिखने लग गया। सर क्या दिखने लग गया, अब जैसे देखो ये 15 वाला 18 से कनेक्टेड है, 18 वाला 21 से हो सकता है, 5 वाला 8 से। आपको दिखा ना कि हो क्या रहा है दरअसल में, ये यहाँ से +3 हुआ, ठीक है, ये यहाँ से +3 हुआ, ये यहाँ से +3 हुआ। अब Z यानी कि 26 था, +3 करोगे तो फिर 1 2 3 आएगा ना ABC, तो ये भी +3 ही है, ठीक है। तो हो क्या रहा है टेक्निकली, ये 3 3 प्लस हो रहे हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से प्लेयर के केस में क्या होगा, यहाँ पर भी हमें +3 करना पड़ेगा। अब क्या सर हम हर किसी को चेक करते रहें, देखो नहीं, यहाँ पर आप नोटिस करो SO तो सबकी जगह सेम ही है, तो पहले दो नंबर तो आपको चेक ही नहीं करने। तीसरा चेक करो, तीसरा क्या था हमारा A है ना यहाँ पे, तो A को चेक करो, A के अंदर +3 करोगे तो क्या बनेगा आपका D बनेगा, तो A तो ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। उसी तरह से आप नोटिस करो, फिर दूसरे नंबर पे है Y +3 करो, ये वाला Y +3 करोगे तो वो आ जाएगा आपका B। तो सर अच्छा वो तो चलो ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से आप E करो, E +3 करोगे तो वो क्या आएगा FGH, तो ये आ गया H, तो आपका ऑप्शन या तो C होगा या D होगा। और लास्टली R +3 करोगे तो वो आ जाएगा आपका U, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, SODBHU। तो आई होप ये समझ आया होगा। ये 2023 का क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। कुछ लोगों ने यहाँ पे शायद टाइम लगा दिया, वो समझ नहीं पाए कि जेड्स को सी के साथ कैसे लिंक करें, पर अगर नंबर्स का थोड़ा बहुत आइडिया रखोगे ना, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने ना बताया हुआ है आपको इजोटी, ठीक है, इजोटी आप याद रखो, उसके बेसिस के ऊपर आप बाकियों को कर सकते हो। इजोटी क्या है सर, अरे याद करने का तरीका है, ई होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है 20 और वाई होता है 25। तो मैं जो आपके सामने नंबर लिख रहा था ना, मैं कोई याद नहीं किए हुए, मुझे अब इजोटी रूल पता था, तो आपके सामने ही लिखा है मैंने उतने ही टाइम के अंदर, जैसे मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया है। गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे करके आप थोड़ा एक आइडिया रख सकते हो। जैसे मान लो आपको देखना है आर कहाँ है, तो मुझे पता है यार आर ना ओ के जस्ट बाद आता है, तो मैंने ओ पता था 15, फिर उसके बाद PQR किया तो आर आ गया 18। तो इस तरह से क्विकली आप इनको याद रख पाओगे, ठीक है। अब आज का होमवर्क आपका रहेगा ये पर्टिकुलर सी सेट का क्वेश्चन, मुझे नीचे कमेंट्स में आप इसका भी आंसर मुझे नीचे बताओगे, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, कल आपका इकोनॉमी वीकली भी आएगा,
और आपका सी सेट वीकली भी आएगा। तो मेक श्योर आप इन दोनों को हमारे इसी चैनल पे फॉलो करते रहें। तो ये आपका होमवर्क रहा सी सेट का, और ये आपका होमवर्क जो मैंने क्लास स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका होमवर्क रहेगा जीएस का भी, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस का मुझे आप आंसर बताओगे। एक ट्रू फॉल्स भी है छोटा सा, इसका भी मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बता देना। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे क्विकली आपको मैं उनका एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था साइटिस, ठीक है ना, साइटिस 2.0। तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम है? बिल्कुल गलत है। यहाँ बात किसकी हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। ये क्या था सर साइटिस? साइटिस 2.0 है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट, ठीक है। हमने देखा था ना कैसे यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी गई है, इन क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज की बात करी गई है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर मिनिस्ट्री की वजह से आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, अहिल्याबाई होलकर, तो इनके बारे में तो बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि इंदौर से इन्होंने महेश्वर की जो कैपिटल शिफ्ट करी थी, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है टेली लॉ प्रोग्राम, इसको भी हमने समझा था कि कैसे अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, इन द सेंस कुछ आपको एडवाइस चाहिए, जो लीगल एडवाइस, तो वो यहाँ पे दी जाती है। तो क्या सर ये 2022 में लॉन्च हुआ था? नहीं नहीं, यहाँ पर गड़बड़ है। ये हुआ था लॉन्च 2017 में। सर कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? हमारा जो यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है ना, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ताकि हम एक तरह से एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर पाए जो लीगल एडवाइस की। चौथा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान, क्या इसको नया आउटले प्रोवाइड किया गया है 1 लाख करोड़, सॉरी 5 लाख करोड़ का? ये बात भी गलत है। पहली बात तो अमाउंट गलत है, 1 लाख करोड़। दूसरी बात है कोई नया आउटले नहीं है, हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी हमने उनको ही कन्वर्ज करने की कोशिश करी है, तो वहीं से ही आएगा ये पैसा। तो चौथा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। अब इसी तरह से इस ट्रू फॉल्स का आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एंड साथ ही साथ जो सी सेट का क्वेश्चन था ना, इनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। मुझे पता है देखो थोड़ा सा आपका होमवर्क भी बढ़ गया है, पर मैंने भी अपना एफर्ट्स डेफिनेटली बढ़ाया है। रीजन बीइंग कि हमें अगर अपने आप को तैयार करना है ना यूपीएससी की डिमांड को पूरा करने के लिए, तो थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो सी सेट भी कोशिश करेंगे करने की, अच्छे से जीएस भी करेंगे, बट मेक श्योर आप इसको फॉलो करते रहिए। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाकर इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।